नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो सही में अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बुक को ही पूरा चिरफाड़ कर जाइए ना, बुक को ही ऑपरेशन कर लीजिए, एक एक शब्द को घोल करके पी जाइए। तो इसमें हम लोगों का लाइन वाइज चैप्टर वाइज रीडिंग जो चल रहा है उसमें आज ये चैप्टर 4 है, औद्योगिकरण का युग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 3 वीडियो आ चुकी हैं, यानी सबकी प्ले बनी हुई है, तो आप लोग क्लास 10 की प्ले देखना ना भूलें। तो आज ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो किस प्रकार से भारत में औद्योगिकरण लाते हैं, जमशेद जी जो टाटा जी थे वो किस प्रकार से लाते हैं, किस प्रकार से वो लोग भारत में जो हाथ की कला थी, जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा था, उसको किस प्रकार से विश्व स्तर पर उसको पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग ये हमारा 5वां टॉपिक होगा, औद्योगिकरण के युग में है, और इसका भी हम लोग पूरा एक एक लाइन को समझेंगे। देखिए, तो यहाँ से समझते हैं हम लोग 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे ना, जमशेद जी उधर लगा रहे थे, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो 19वीं सदी में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे ना, जमशेद जी उधर लगा रहे थे, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो 19वीं सदी में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्हें भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यानी कंपटीशन उनको मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से नहीं थी। भारत में आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए भारत के शुरुआती जो सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। शुरू में भारत के जो उद्योग लग रहे थे उसमें किस प्रकार के धागे उपयोग किए जा रहे थे, तो मोटे सूती धागे बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। अब कहीं से अगर बाहर से आएगा, आयात का मतलब क्या हो गया, आना, तो किस प्रकार का आता था, तो बेहतर आता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, एक पॉइंट आ जाता है ना, क्योंकि आजकल कथन के तौर पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ बोल देगा, पॉइंट में दे देगा कि भारतीय कताई मिलों से बनने वाले जो धागे थे वो भारत के हथकरघा जो थे, यानी जो कारीगर थे, वो बुनकर इस्तेमाल करते थे या नहीं, तो करते थे, या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। तो या तो भारत में बनने वाले जो कताई मिल हैं वो बनने वाले या तो भारत के कारीगर इस्तेमाल करते थे या उसे चीन को भेज दिया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था। किसने प्रेरित, तो सही बात है, उन्हीं लोगों ने ही तो प्रेरित किया था, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह में अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हुए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर क्या किया, तो दबाव डाला कि मतलब हमें भी अन्य सुविधाएं दी जाए, अन्य रियायतें दी जाए। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले जो भारतीय धागे थे उन निर्यात में क्या आगे कमी होने लगी, क्योंकि भारत में ही अब कपड़ा भाई बनने लगा, तो भेजेंगे कहाँ से, जब हमारे पास ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं तो हम क्यों दूसरों के पास भेजेंगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि निर्यात में कमी आने लगी, कब, 1906 में। देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है कि जो चीनी बाज़ार हैं, चीनी बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पादन छा गए थे, जिसका परिणाम स्वरूप भारत के जो उद्योगपति थे वो क्या करने लगते हैं, तो धागों की बजाय कपड़ा बनाने लगते हैं। पहले धागे बनाते थे, कताई करते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, तो कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन जो है वो कितना हो जाता है, तो दुगना हो जाता है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1900 से लेकर के 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो जाता है इनके बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है कि पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त हो गए थे, इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। क्या हो गया था, तो भारतीय बाज़ारों में जो मैनचेस्टर था उसका माल का आयात क्या हो गया, कम हो गया, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल जाता है। अब दूसरी जगह से अगर सामान नहीं आएगा तो भारत में जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी तो बढ़ोतरी होगी ही। वहीं बोल रहा है यहाँ पर कि युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। कहाँ बनने लगे, तो भारत में बनने लगे। भारत के जो औद्योगिकरण था वो विकसित होने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक देखिए ये डायग्राम है जो कि मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर बना था। ठीक है, तो ये उनका दफ्तर था 19वीं सदी में।
इसको पढ़ लीजिए, क्या पता यहाँ से भी पॉइंट पूछ दे भैया। 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सके और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर जो है एक जगह बैठ करके फैसला ले सके। तो इसके लिए ये बन रहा था दफ्तर। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर प्रश्न ये आता है कि प्रथम युद्ध के समय औद्योगिक का उत्पादन जो था वो तेज़ी से बढ़ा, तेज़ी से घटा, या फिर क्या हुआ था, या फिर धीमा चल रहा था, कुछ भी इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लेता है तो मान लीजिए अगर हम लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर क्या देंगे, भैया युद्ध चल रहा है तो घटा ही होगा उत्पादन। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम बुक पढ़ लेंगे तो हमें पता रहेगा कि औद्योगिकरण क्या हुआ था, तो उत्पादन तेज़ी से बढ़ा था क्योंकि सामानों की मांग बढ़ी थी। देखिए पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे थे। भाई सामानों की मांग बढ़ेगी तो पुराने कारखाने क्या, जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर कई शिफ्टों में चलता है ना, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से कारखाने भी चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। ठीक, आगे देखते हैं। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर को पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। जिस प्रकार से पहले उसका दबदबा चल रहा था अब वो नहीं चला क्योंकि अब भारत भी खुद क्या करने लगा, तो कपड़ा बनाने लगा था। औद्योगिक आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आ गई थी। ठीक, उपनिवेशों में विदेशी उत्पादनों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति क्या कर ली, तो मजबूत बना लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ इसी में, जो कि है लघु उद्योगों की बहुतता यानी ज़्यादा। यहाँ देखते हैं युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार क्या होने लगा, इजाफा होने लगा यानी बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67%, पॉइंट ध्यान में रखिए, 1911 में क्या था, तो 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। जो भी ये उद्योग था वो कहाँ पर स्थित था, 67% जो उद्योग था वो बंगाल और बम्बई में स्थित था। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में कितना था, तो 5% और 1931 में 10% था। ठीक, बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू जो इकाइयाँ होती है उसमें काम करते थे। नेक्स्ट हमारा आता है कि 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में क्या हुआ, तो इजाफा होता है। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने, जो सस्ता धागा होता था वो 19वीं सदी के कताई उद्योग को क्या कर दिया, तो ख़त्म कर दिया था। लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद भी बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह से चलाते रहे, किसी भी तरह से वो क्या करते थे, तो अपना व्यवसाय चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। जो हाथ से कपड़े बन रहे थे ना उसमें क्या होता है, तो सुधार होता है। कब, तो 20वीं सदी में 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका होता है। मतलब सोचिए हाथ से बने हुए कपड़ों की डिमांड कितनी बढ़ जाती है 1900 से 1940 के बीच में। ये देखिए इस प्रकार से ये हाथ के कपड़े महीन मतलब कारीगरी होती थी जिसकी नकल की मशीन नहीं कर पाता था, इसीलिए इनकी क्या हो रही थी, तो मांग बढ़ रही थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुने कपड़ों की महीन डिज़ाइन की मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी, हाथ में इतनी शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। इसमें कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। तो फ्लाई शटल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ये जो नया वर्ड है फ्लाई शटल, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिसका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह 36 धागे ताना यानी द वेफ्ट को लंबवत धागे बनाकर उसमें क्या होता था, तो पिरोया जाता था। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिलती थी। ठीक है, तो ये होता है फ्लाई शटल। देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों की फ्लाई शटल होने लगी थी। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। अब इन सभी में कितने प्रतिशत तक थे, तो 70 से 80%। और ये जो क्षेत्र का नाम दिया हुआ है इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि NCERT से ही तो क्वेश्चन बनना है और जो इसमें दिया हुआ है नाम उन्हीं को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादक बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। तो
अब बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते रहता था। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। जब खाने के लिए ही पैसा मान लीजिए जब खाने के लिए पैसा नहीं है तो कपड़े के लिए कहाँ से पैसा आएगा। गरीबों के पास फसल ही खराब हो जाती थी। बेहतर किस्म के कपड़ों की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखे मर रहे होते थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अमीरों को क्या लेना देना है कि कौन गरीब मर रहा है या जी रहा है। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं, मील विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मशीनों के लिए क्या था, आसान नहीं था। तो जो हाथ से बन जाते थे ना, वो मशीन इतनी बारीकी से नहीं बना पाता था, इसलिए वो नकल इतना नहीं कर पाता था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों एवं दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाते रहते थे, यानी अपना सहयोग करते थे। 1931 में ये बड़े उद्योग वाले इलाके हैं। बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत, बम्बई और बंगाल हो गया तथा नीचे है मद्रास। तो ये सभी क्या थे, बड़े उद्योग वाले इलाके थे। आगे देखते हैं। अब आता है चौथा चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वस्तुओं के लिए, यानी वस्तुएं तो बनने लगी है, वस्तुओं के लिए बाजार भी तो चाहिए। बाजार में उसको किस प्रकार से लाना है, किस प्रकार से बेचता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उपभोक्ता जो है वो ज़्यादा आकर्षित हो सामानों की तरफ। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पुराने ज़माने में भी पोस्टर, कैलेंडर की सहायता ली जाती थी वस्तुओं को बेचने के लिए, यानी प्रचार करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जब नई चीज़ें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। भैया प्रेरित तो करना ही पड़ता है कि हाँ भैया मेरा सामान अच्छा है, ले लो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरत है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका क्या था उस समय भी, तो विज्ञापन, यानी अपने वस्तुओं का प्रचार करना। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादनों की जरूरी और वांछनीय बना लेता है। वे लोगों की सोच को क्या कर देता है, बदल देता है और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबार, पत्रिकाएं, होर्डिंग, दीवार, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह क्या है, विज्ञापन छाया हुआ है। लेकिन अगर हम इतिहास के पीछे यानी मुड़ कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को क्या किया था, तो फैलाने में, एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। यानी शुरू से ही, जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तब से ही जो विज्ञापन है उसने अपनी भूमिका अहम निभाई है। नेक्स्ट आता है, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। आजकल भी क्या है कि लोग अगर ब्रांड देख लेते हैं कि हाँ भाई ये किसका है, तो ये डेनिम का है, या फिर ये मतलब अलग मुक्ति का है, तो मोची का है सैंडल, तो ये ब्रांड है कि हाँ ये टूटता नहीं है, जल्दी ये चलता है, चाहे कितना भी महंगा हो, लोग ब्रांड पर विश्वास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, विज्ञापन है, जो कि ग्राइप वाटर का कैलेंडर है। एमवी धुरंधर का चित्र कब लिया गया है, 1928 में। ये बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कृष्ण का जो बाल रूप है ना, बच्चों की वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था प्रचार के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो मैनचेस्टर था वो अधिकतर भारतीय ही देवी देवताओं की क्या करता था, लेबल यानी प्रोडक्ट पर लेबल चिपकाता था भारतीय देवी देवताओं की। देखिए जिस प्रकार से देख ही रहे होंगे, यहाँ पर भी क्या है, ये राणा प्रताप है, महाराणा प्रताप, जिनका कि चित्र बनाया गया है। और उत्पादन के प्रति इनमें क्या होती, मतलब जिस प्रकार से लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो उनकी अगर चित्र वस्तुओं पर चिपका देंगे तो लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट में खरीद लेंगे। आगे देखते हैं, यही उन लोगों का राजनीति था, कूटनीति था। अब देखिए, लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीके का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब उनके लेबल देख करके ये लगाया जा सकता है कि वो कितना सोचते होंगे और किस तरह से अंदाज़ा लगाते होंगे कि हाँ भाई अगर ये लेबल हम लगाएंगे तो हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। इस लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्रायः होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें।
कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि विदेश में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगने थी। और वैसे भी भारत के लोग ज़्यादा देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, तो जहाँ पर देखते हैं उसको खरीद लेते हैं, उनकी ये मान्यता है। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादन को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगते थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाती थी जो पढ़े लिखे नहीं थे। जो पढ़ नहीं सकते थे वो भी फ़ोटो देख करके समझ जाते थे। जैसे चाय की दुकान, दफ्तरों व मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। इन कैलेंडरों को लगाते थे, वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादन को बेचने के लिए देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। आगे देखते हैं, इसी प्रकार ये होने लगा और देवी देवताओं की तस्वीर की तरह ही महत्वपूर्ण जो विशेष व्यक्ति होते थे उनकी फ़ोटो भी लगी रहती थी कैलेंडरों पर। तो प्रचार करने के लिए अपने वस्तुओं को इस प्रकार के वो तरीके अपनाते थे। अब इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष क्या यहाँ पर दिया है कि जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि हम देखें कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये तो बात सही है कि हाथ से बनी हुई चीज़ों का ही क्या था, दबदबा भी था, क्योंकि महीन चीज़ों का जो मशीन थी वो भी नकल नहीं कर पाती थी। तो देखिए ये इस प्रकार के कैलेंडर जो थे वो लोग बनाते थे। ये साबुन का कैलेंडर है जो कि सनलाइट साबुन का कैलेंडर, मतलब पुराने लोगों से अगर आप सुनेंगे सनलाइट साबुन, ये सही में हमारी दादी भी नाम इसके लिया करती थी, सनलाइट साबुन का। यहाँ पर विष्णु भगवान की तस्वीर बना रखे हैं और वहाँ से क्या करते हैं कि रोशनी, देखिए किस प्रकार से ये रोशनी दिखाते हुए सनलाइट की टैग लगा दिए हैं। ठीक है, ये किसकी तस्वीर है? तो एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल है। इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है। देखिए मतलब देवी से कपड़ा दान करवा देते थे। इस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर बना दिए हैं अपने सामानों को बेचने के लिए। तो आज हमारा ये चैप्टर औद्योगिकरण का युग ख़त्म होता है और इसमें बस अब एक लास्ट बच गया है खंड 3, जो कि रोज़ाना की ज़िंदगी संस्कृति से जुड़े। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कि हाँ भाई शुरुआत में जो किताबें छपती थी वो कहाँ से आई, देखिए सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मैं अंडरलाइन कर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगी। तो इस वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलिएगा कि जापान में मुद्रण किस प्रकार से हुआ था। सारे मतलब ये भी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।